था मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग जी, सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। सर कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आप बताओ क्या हाल चाल है? सर ठीक है सर, बहुत बुरा लग रहा है, कल का मैंने मिस कर दिया। ओ माय गॉड, कोई बात सर नहीं। मुझे आईडी ही नहीं मिली कल, मतलब क्यों? इसलिए। सर मेरा इंस्टा एफबी व्हाट्सएप तीनों बंद है और आपने उधर ही डाला था ना, तो नहीं, फिर मैंने इसलिए। यूट्यूब पे भी डाला था। नहीं सर, यूट्यूब पे नहीं डाला था, मैंने बहुत ढूंढा वीडियो लेकिन मुझे नहीं मिला, तो फिर नहीं, मैंने ठीक है कल आज। इवन वैसे वीडियो कल अपलोड कर दिया था मैंने कल का। हाँ सर, कल का किया था तो मुझे लगा अभी मैं कहाँ से ढूंढूं आज की मीटिंग आईडी, तो मैंने कल का वीडियो लास्ट में जाके सुना आपका डायरेक्टली। तो आपने बोला इंस्टा एफबी व्हाट्सएप पे डाल नहीं, दूंगा, तो मैंने कल सोचा। कल मैंने मीटिंग आईडी यूट्यूब के कम्युनिटी फोल्डर पे डाला हुआ है, आपने वो नहीं चेक किया होगा। अच्छा। हाँ सर, फिर मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि प्लीज मुझे आपका स्टोरी देख के आज का भेज दो, तो फिर उसने आज का भेज दिया फिर। अच्छा, मेरा तो चल। इंस्टा बंद है ना, तो हाँ मिल हाँ, गया। चलो अच्छी बात है ये तो बिल्कुल। हाँ सर हाँ। आपका हैंड कैसा है अब? अभी तो प्लास्टर लगा हुआ है, अभी 15-20 दिन और रहेगा, उसके बाद पता लगेगा कैसा है। सर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, आपके चोट हाँ लग गई, सर हमारे वही लग तो। जाती सर, किसी के आपके ऐसे नहीं कैसे लगनी लग जाती है चाहिए। नालायक? वही तो। नहीं नहीं, ऐसा कैसे लग जाती? सर, हद हो गई है तो। सर कि आपका नालायक बहुत मिस करते हैं हम। नहीं नहीं, किसी के नहीं लगनी चाहिए, मेरे चलो लग गई तो कोई बात नहीं, बट किसी के भी नहीं लगनी चाहिए। हो जाएगा, कोई बात नहीं, 15-20 दिन हो रहे हैं बस। गुड मॉर्निंग सर। गुड Good मॉर्निंग morning, जी। sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Sir, I am Ayushi from Agra. हाँ जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर मतलब मैं अटेम्प्ट मेरे काफ़ी लग गए हैं। आई एम होल सिलेबस की सीएस एग्जीक्यूटिव से। तो सर बार बार अटेम्प्ट देने की वजह से ना मेरा जो पढ़ाई का कॉन्फिडेंस है वो हम्म मतलब डाउन हो चुका है। हम्म। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली सबको मुझ पे मतलब एक कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा है। और सर हमेशा मैं एग्जाम देने जाती हूँ फुल तैयारी के साथ। पता नहीं मैं एकदम लास्ट मोमेंट पे पैनिक हो जाती हूँ। तो सर जो मुझे आता भी है ना वो मैं सब गड़बड़ कर देती हूँ। और हम्म। स्पेशली जो मेरा फोबिया है वो कंपनी लॉ से है। सर मैं कंपनी लॉ जब देती हूँ एग्जाम, उसके बाद वाले सारे एग्जाम मतलब भगवान की कृपा से कुछ तो अच्छे हो जाएंगे या कुछ खराब हो जाएंगे सर, क्योंकि वो कंपनी लॉ की वजह से इतना मैं मतलब डर जाती हूँ। पता नहीं क्या उस पेपर में मुझे ऐसा डर लगता है, वो पेपर सामने आते ही मेरी मतलब हालत खराब हो जाती है। हाँ, तो और उसका सर पहले उसका पहले तो ना अपने माइंड से ये फोबिया खत्म करो कि कंपनी लो का एग्जाम, क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है? आपने ना माइंड में एक मेंटल, अब आपके माइंड में एक चीज बैठ गई है कि अगर कंपनी लो का एग्जाम आएगा ना, वो मुझे टफ ही लगेगा, चाहे वो कितना आसान ही क्यों ना हो। क्योंकि होता पता है क्या, कि अगर मान लो यस मेरा पहली बार एग्जाम खराब हुआ, सेकंड टाइम एग्जाम खराब हुआ, थर्ड टाइम एग्जाम खराब हुआ, तो होता क्या कि फोर्थ बार ना हमारा माइंड यही बोलता है कि इस बार भी मुश्किल होगा, इस बार भी एग्जाम खराब ही होगा, जबकि एक्चुअल में वैसा नहीं होता। ठीक है। ये तो सर ऐसा भी हाँ। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे आपकी बातों से लग रहा है। तो सबसे पहली बात ना, अपने माइंड से ये बिल्कुल थॉट्स निकाल दो कि कंपनी लॉ से आपको डर लगता है, या कंपनी लॉ का एग्जाम क्लियर नहीं होगा, या बस वो एग्जाम निकल जाए तो बाकी मेरे सारे एग्जाम अच्छे हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। क्योंकि होगा पता है क्या, देखो सिंपल सी बात है, एग्जाम तो निकालने हैं। अब अगर मन में हम्म, ये डर बना के बैठ जाओगे क्या ना कि ये वाला एग्जाम काश मेरा निकल जाए तो बाकी मेरे सारे निकल जाएंगे, तो होगा क्या, वो निकलेगा ही नहीं। क्योंकि जब तक उसका फोबिया खत्म नहीं करोगे ना, जब तक दिल से उसका डर खत्म नहीं करोगे, तो वो एग्जाम पास होना मुश्किल हो जाएगा। अपने माइंड में ना ये थॉट लेके चलो कि एग्जाम चाहे जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, एग्जाम चाहे जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, कम से कम 50 नंबर का तो मुझे आता होगा। और मैं हम्म। गारंटी दे रहा हूँ कि 50 नंबर का आपको 100% आता होगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं कह रहा हूँ मुश्किल से मुश्किल एग्जाम भी हो, 50 नंबर का एग्जाम आसान आएगा ही आएगा। सर मुझे मतलब पेपर ऑलमोस्ट पूरा आता है ऐसा मुझे लगता है। ऐसा मैं कर सर पेपर पता नहीं करते वक्त तो मुझे क्वेश्चन भी ऐसा लगता है ना मैं लिख रही हूँ लिख नहीं पा रही हूँ। सर आते हुए क्वेश्चन भी लिख नहीं पा रही हूँ सर, इतने पैनिक कितना डर लग जाता है उस पेपर हाँ, को करते करते वो वक्त उसका कि उसका सर पता नहीं। उसका एक रीजन ये है ना कि जब भी आप एग्जाम देने जाते हो, उसका देखो, जब भी आपको एग्जाम में नर्वसनेस हो, या एग्जाम देने देते हुए डर लगे, या हाथ पैर ठंडे हो, उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन पता है क्या होता है? कि घर से ही आप मॉक टेस्ट देके जाओ। मतलब घर से ही अच्छा। ना आप मॉक टेस्ट देके जाओ, क्योंकि अगर घर से ही मॉक टेस्ट देके जाओगे ना, जैसे आपने 2-3 टेस्ट पेपर घर से ही दिए भाई, आपने पूरा प्रॉपर 3 घंटे का टेस्ट पेपर लिया,
चाहे वो पास्ट हम्म, एग्जाम वाला लिया या अगर कोई इंस्टीट्यूट ले रहा है उसका आपने दिया, मतलब आपने ये सोच के दिया कि ये मेरा एग्जाम है, ठीक है। हम्म, उसको 3 घंटे में ना आपने पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश की, और 3 घंटे के बाद फिर आपने चेक किया कि आपने कितना अटेम्प्ट किया। अब होगा पता है क्या, आपको ना अभी पता लग जाएगा कि एग्जाम में आपको क्या होने वाला है। क्योंकि होता क्या है कि हम घर में रियलिटी चेक तो करते नहीं, हम तो बस क्या करते हैं, रिवीजन कर रहे हैं, बैचेस खत्म कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, बैचेस खत्म कर रहे हैं, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी ना सिर्फ नॉर्मल प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम बन गया तो मुझे पूरे 3 घंटे का एग्जाम देना है, उस 3 घंटे में मैं काम कैसे करूंगा। और इस चक्कर में क्या होता है कि एग्जाम में जाके ना हमारे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन अलका मैं आपको ये बताऊंगा कि कंपनी लो का अभी भी आपके पास 20 दिन बचे हैं, 18 दिन बचे हैं, तो कोशिश करो कि 2 पेपर एग्जाम देने से पहले घर में ही सोल्व करके जाओ, ठीक है। ओके ओके हाँ, क्योंकि ओके जो सर। जो भी कमियां होंगी ना वो घर में ही पता लग जाएंगी, वो घर में ही पता लग जाएंगी कि मुझसे क्या नहीं लिखा जा रहा, मुझे लिखने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। और अगर मुझे अभी प्रॉब्लम आ रही है तो एग्जाम के अंदर भी प्रॉब्लम आएगी, तो बेटर ही है कि उस प्रॉब्लम को अभी मैं खत्म कर दूं, ओके सर। ठीक सर है। ऐसे 20 डेज बचे हैं तो मतलब रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि सर एक्चुअली मतलब मेरे को तो लग रहा था कि मैं 2 या 3 रिवीजन कर लूंगी, पर वो एग्जाम डिले होने की वजह से मैं कुछ कुछ चैप्टर्स को बहुत टाइम दे रही थी जो मतलब वीक लग रहे थे मेरे को। अब सर मतलब टाइम इतना है नहीं है, मुझे लग रहा है कि मुझे कम से कम 2 टाइम रिवीजन कर लेना चाहिए। सर मेरा एक टाइम ही रिवीजन हो पा रहा है। देखो, तो लास्ट के 20 डेज सर में आपका ये शेड्यूल होना चाहिए कि जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, देखो सिलेबस तो हमें सारा करके जाना है, ठीक है। हम्म, अगर मैं अपना रिवीजन का पैटर्न बताऊं कि मेरा रिवीजन का पैटर्न क्या होता था, कि रिवीजन फर्स्ट के अंदर मैंने 100% सिलेबस किया, सेकंड हम्म, रिवीजन के अंदर मैंने 100% नहीं किया, 80% किया। 80 कौन सा, कि जो 20% बिल्कुल आसान है, कि वो मुझे आता है, उसको दोबारा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो 20% मैंने छोड़ दिया, तो सेकंड रिवीजन में किया 80%। थर्ड रिवीजन के अंदर मैं करूंगा 50 या 60%, 40% वो छोड़ दूंगा जो ऑलरेडी मैं सेकंड रिवीजन में अच्छे से और फर्स्ट रिवीजन में अच्छे से कर चुका हूँ। तो आपको ना पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास 10 चैप्टर हैं, तो भैया 10 में से ना हम्म, ये 3 चैप्टर तो ऐसे हैं कि अगर मैंने एक बार पढ़ लिया उसके बाद पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा मुश्किल पॉइंट है नहीं। तो उसको आप सेकंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन के अंदर मत लेके जाओ, आपका टाइम वेस्ट होगा, ओके ठीक है। सर। सेकंड रिवीजन में आप वही लेके जाओ जो आपको पता है कि भैया इसके अंदर कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, और अगर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बन गया तो मुझे दिक्कत दे सकते हैं, ठीक ओके है। तो सेकंड में वो लेके जाओ, और थर्ड रिवीजन में वो लेके जाओ जो सबसे मुश्किल टॉपिक है और जो टेक्निकल है, कि हाँ भाई इसमें मुझको एक बार दोबारा से पढ़ना है, ताकि एग्जाम से पहले अगर मैं फटाफट पढ़ लूंगी ना तो एग्जाम में मुझे याद रहेगा। ओके सर। सर आपने एक बार इनकम टैक्स की लिमिट्स के लिए बोला था कि आप उसकी वीडियो डालोगे। हाँ, तो डाल दी मैंने कब की। सर सर मेरे को तो आपने टेलीग्राम पे डाली है, यूट्यूब पे डाली है सर। नहीं, यूट्यूब पे मैंने कब, मेरे ख्याल से इसको 2 महीने हो चुके हैं, मैंने 4 घंटे की सर पूरी। आपने सर आपने बर्थडे वाले दिन डाली थी आपके। हाँ, तो मतलब 2 अगस्त, हाँ। मतलब सितंबर, अक्टूबर, अच्छा। नवंबर, नालायक 3 महीने हो चुके हैं। ओके सर, सॉरी मैंने देखा नहीं सर, मुझे लगा कि अभी आप डालोगे। मैंने वो एक्चुअली वो शेयर भी की थी काफी लोगों के साथ। मैं बहुत एक्साइटेड थी ये देखने के लिए सर डालेंगे, क्योंकि सर आपकी लिमिट्स की जो वीडियो होती है ना इतनी हेल्पफुल होती है टैक्स के लिए। सर कभी भी सोते वक्त जागते वक्त कभी भी सुन लो और वो पूरी याद हो जाती है। सर एक बार आपने डाली थी 2 साल पहले, शायद 1 साल पहले एक में डाली थी। तो सर इतना अच्छा लगा वो वीडियो सुन सुन के मेरे को कि मेरे को पूरा इनकम टैक्स की लिमिट्स रटी पड़ी थी सर। मतलब हम्म। एग्जाम में मैं ऐसे कर रही थी तो मुझे बहुत आसानी लग रही थी उसको पेपर को सॉल्व करते हुए। नहीं, अभी भी मैंने डाली है, 4 घंटे की क्लास डाली है मैंने। एक बार आप अगर यूट्यूब पे जाओगे ना, 2 अगस्त की देख लेना, उसमें लिखा होगा इनकम टैक्स रिवीजन, और लिखा भी है 4 आवर्स, तो वो क्लास मैंने अभी लेटेस्ट में डाली है। ओके सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन है जी। सर। मैं मुझे जब मैं पढ़ती हूँ तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि मैं चीजें भूलने लग जाती हूँ। हम्म। तो सर मैं और डर जाती हूँ कि मैं ये भूल गई, ये भूल गई। सर पैनिक की वजह से भूल रही हूँ, किस वजह से भूल रही हूँ मुझे समझ में नहीं आता सर। मतलब मैं इतना स्ट्रेस में हो जाती हूँ कि बहुत ज्यादा, और मैं देखो, भूलने सब लग जाती हूँ। ये पहली बात तो ये मान के चलो कि 90% लोगों को ऐसा फील होता है कि जो मैंने अभी पढ़ा है मैं वो भूल गया, ठीक है। ये अच्छा। सिर्फ आपके साथ नहीं, यहाँ पे मेरे ख्याल से जितने बच्चे बैठे हैं वो इस बात को मानते होंगे कि अगर आज मैंने कोई चीज पढ़ी है ना, तो इवन उसके 4 घंटे के बाद ही मुझे ना कई बार लगना स्टार्ट हो जाएगा यार मैं भूल गया हूँ। जबकि हम्म। ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा होता ही नहीं है। जब आप उस क्वेश्चन को दोबारा देखोगे या उस टॉपिक को दोबारा उठाओगे ना, आपको तुरंत सारा कुछ याद आ जाएगा,
ठीक है अच्छा। ना। तो इस चीज से मत डरो कि मैं भूलती जा रही हूँ या मेरे माइंड में कुछ नहीं आ रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही वो टॉपिक आपके सामने आएगा या जैसे ही कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तुरंत आपका माइंड क्लिक करेगा कि हाँ, ये पॉइंट मैंने पहले पढ़ा था। ठीक है। तो अच्छा। ये हम्म। माइंड में बिल्कुल ही थॉट मत लेके आओ कि सर मैं भूल रही हूँ, हाय मेरे को कैसे याद होगा, हाय एग्जाम में बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ये बहुत बड़ी गलत सोच है। ठीक है ना। तो इस पे थोड़ा हाँ। ध्यान लगाना है। ठीक है अलका। और हाँ, एक यस सर। और सर आप वाकई में बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, मतलब आपके पढ़ाने से हमको इतना अच्छा लगता है सर। हम आगरा में रहते हैं सर, वहाँ पे इतना कोई खास टीचर्स इतने अच्छे नहीं है सर। जैसे मुझे आपके बारे में पता चला कि आप मतलब ऐसे कोई टीचर है जो यूट्यूब पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं सर, मतलब मेरा पूरा ग्रुप फ्रेंड्स का सर आप ही के नोट्स, आप ही की हर चीज को फॉलो करता है सर, किसी कोई अदर चीज को नहीं देखता। थैंक सर यू सो थैंक यू मच। सो मच, आपने आपने हमारी हेल्प करने के लिए, मतलब आप एक तरीके से हमारे भगवान ही हो नहीं टैक्स नहीं, के लिए। भगवान नहीं हूँ मैं, आपके जैसा ही हूँ। बस मैं आपके लिए बस ये दुआ करता हूँ कि अब दिसंबर में एग्जाम सबने निकालने हैं और अलका आपने जरूर निकालने हैं। ओके सर। ठीक है। थैंक यू सर। ओके जी। हेलो सर। हाँ जी मिताली। सर अलका ने जो अभी बोला कंपनी लॉ के बारे में, सर वो सेम प्रॉब्लम मैं बहुत फेस कर रही थी, और इसीलिए मैंने अपना स्टडी प्लानिंग जो कंपनी लॉ हम जिस तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि मैं भी ओल्ड सिलेबस हूँ, तो मुझे भी थोड़े अटेम्प्ट लगे और कंपनी लॉ के चक्कर में भी लगे हैं। तो सर मैंने मेरा स्टडी टेक्निक और वो बहुत चेंज किया और मुझे कंपनी लॉ में उसने बहुत हेल्प किया। तो सर अगर आपको लगे हाँ तो मैं हाँ अलका के बिल्कुल, साथ शेयर करूँ। बिल्कुल बिल्कुल शेयर करो। अलका आर यू देयर? हाँ अलका यहीं पर है। हेलो अलका। सर उसका माइक ऑफ है। अलका। ये सर, हाँ सर मैं यहीं पर ही हूँ। हाँ बताइए मिताली। अलका, आपको सेक्शंस और वो सब पढ़ने में कोई इशू हो रहा है, या आपको याद नहीं रह रहे, या फिर आपको बोलते हैं ना हम लोग को रूल्स भी बहुत है, तो ऐसी कोई आपको इशू हो रही है क्या? हेलो। हेलो हाँ आकाश। पेपर करते वक्त ही सर दिक्कत होती है। सर एक सेकंड रुको आकाश, पहले अलका और मिताली की आपस में बात होने दो। नालायक, आप बीच में रुको। हाँ जी। अलका सी, आपको तो पता है अभी जैसे मैंने एक स्ट्रैटेजी काइंड ऑफ बनाई, तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया, तो मैं आपको इस साथ ही शेयर करती हूँ। अभी जैसे देखो हमारा 34 चैप्टर्स है, तो हमारा कंपनी लॉ इज नॉट अबाउट 34 चैप्टर्स, हमारा कंपनी लॉ इज अबाउट सेक्शन रेड विथ रूल। हम्म। तो मैंने हम्म। क्या किया, अभी आपको तो पता है थर्ड फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर जो है, अभी जैसे थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, फोर्थ है मेमोरेंडम हम्म। वाला, और फिफ्थ है कन्वर्जन वाला। तो अगर आप हमारी कंपनी लॉ के मॉड्यूल देखोगे ना, तो तीनों के जो तीनों भी सेक्शंस है, तीनों के जो रूल्स जाते हैं ना, इट इज रेड विद इनकॉर्पोरेशन रूल्स। ठीक है, हम्म। तो वैसे ही आप अभी कैसे करोगे, आज आपने थर्ड चैप्टर किया, कल आपने फोर्थ चैप्टर किया, परसों आपने फिफ्थ चैप्टर किया, तो रिवीजन के टाइम पे ना, रिवीजन के टाइम पे ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि रिवीजन के टाइम पे हमें लगता है इतना सारा हमें रिवाइज करना है। तो मैं आपको एक दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पे एक बनाया था, अभी एक बार देख लो। एक सेकंड। एक सेकंड। ये हाँ, ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये यस। देखो। तो ये कि देखो यहाँ पे कैसे 3 4 5 चैप्टर्स हैं, और इसमें ये सारे सेक्शंस है अपने, और मैंने यहाँ पे ये सारे रूल्स लिखे हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये सारे रूल्स है, अभी हम लोग को सारे सेक्शंस और सारे रूल्स तो एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे देखो सेक्शंस एंड रूल्स मैंने साथ में लिखे इधर। हाँ, ये देखो सेक्शंस एंड रूल्स। तो यहाँ पे सेक्शन 3 रेड विथ रूल 3 4, फिर सेक्शन 4 रेड विथ रूल 9। तो ऐसे ही मतलब 3 4 और 5 चैप्टर मिला के आपको देखो, अगर यू विल सी, तो यू जस्ट हैव टू रीड दिस मच। मतलब जो हमें बर्डन आता है ना, बाप रे इतना सारा पढ़ना है, तो इससे मेरा सबसे पहले बर्डन रिलीज हुआ। दूसरी मेरे साथ बात ये हुई कि मुझे करने में बहुत आसानी हुई, क्योंकि बैक टू बैक सारे सेक्शंस और रूल्स है। तो अगर मैंने बीच में से भी कोई उठाया ना पढ़ने के लिए, तो मुझे तुरंत वो याद आया कि ये सेक्शन था। और यहाँ पे जो मैंने ग्रीन में मार्क करके रखा है, ये सब वो है जो अपने अमेंडमेंट्स है और जो अमेंडमेंट्स आए हैं। और ये सेक्शन और ओके। रूल्स मैंने जो जहां से लिखे, वो ऐप एक है, एमएमजेसी करके ऐप है, तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि
ओल्ड सिलेबस से लेके अभी तक दिसंबर 20 तक का बोलेंगे तो कंपनी लॉ में बहुत बहुत सारी अमेंडमेंट्स है, और इतनी सारी हाँ। शीट्स लेके मैं बैठती थी। तो मुझे एमएमजेसी आपने तो बहुत हेल्प किया, तो वो आप रेफर कर सकते हो। और जब आप एनालाइज करोगे ना, तो सेक्शंस में ज्यादा कुछ है ही नहीं, जो मेन अपना रहता है सब रूल्स में रहता है। मतलब सेक्शंस में वो लोग बोलते हैं कि आप ये प्रिस्क्राइब फॉर्म में दिया है वो करो, और रूल्स में वही फॉर्म नंबर दे देते हैं। तो ये इस स्ट्रेटेजी ने ऐसी, देखो मैंने ये अभी चैप्टर 8 और 11 है, तो 8 और 11 सेक्शन 23 से शुरू हो रहा है और वो एंड हो रहा है शायद कहीं पे सेक्शन 42 पे। इसके बाद ये रेड रूल्स है, इधर देखो ये रेड रूल्स है। फिर यहाँ पे देखो अभी चैप्टर 8 और 11 मिलके आपको खाली इतने रूल्स पढ़ने, सी आई हाँ ये देखो इधर इधर इतने रूल्स पढ़ने हैं। तो इससे ना प्रेशर रिलीज हो रहा है मेरा, तो डेफिनेटली रिलीज हुआ, और मैं और इंटरेस्ट से कंपनी लॉ कर रही थी। दूसरी बात ये हुई कि मुझे बर्डन नहीं था बहुत सारा करना है। और तीसरी, अभी जो छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, जो एकदम छोटे छोटे वन लाइनर्स है, वो तो हम ऐसे ही पढ़ के भी हमें याद रह रहे। तो कंपनी लॉ की ये स्ट्रेटेजी ने मुझे बहुत हेल्प किया, तो यू कैन ट्राई इट। अभी यहाँ पे ओके। भी देखो एक आई शो यू, देखिए 6 7 और 9 है, मतलब अपने 4 चैप्टर कवर हो रहे हैं इधर। तो 4 चैप्टर देखो, अभी सारे के सारे सेक्शंस तो ऑब्वियसली हमें करने नहीं है, जो मॉड्यूल में है उतने हमें करने हैं। तो ये देखो ये मैंने सारे सेक्शंस लिखे। अब बीच बीच के मैंने लिखे नहीं है जो मुझे पता है कि हम लोग को रिलेवेंट नहीं है। फिर यहाँ पे फिर से ये देखो सेक्शन रेड विथ रूल, यहाँ पे मैंने पूरा बनाया। अब यहाँ पे ये डिबेंचर्स का लिखा है। तो ये आप ट्राई करो, क्योंकि इससे ना अपना, हम लोग जब सेक्शन और रूल्स करने जाते हैं ना, तो अपने चैप्टर्स पूरे कवर होते हैं। तो वो जो प्रेशर है ना, 4 4 5 5 चैप्टर, तो वो आपका रिलीज होगा। एंड दूसरा आप एक कर सकते हो सेक्शन याद रखने के लिए, क्योंकि ये सब मैंने ट्राई किया, मुझे बहुत बहुत बेनिफिट दिया। कि जैसे अभी मैं बैठी हूँ, मैं कंटिन्यू 8 9 घंटा नहीं बैठ सकती, आज के दिन पे भी मैं 6 या 5 घंटा बैठती हूँ हार्डली। लेकिन फिर जब मेरा फ्री टाइम होता है ना, तो मैं ट्राई करती हूँ यार वो सेक्शन क्या था जो मैंने पढ़ा था, मुझे क्यों नहीं याद आ रहा। तो इतना प्रेशर डालती, जैसे हम एग्जाम के टाइम पे प्रेशर डालते हैं, तो कंपनी लॉ में मुझे इसने बहुत बहुत हेल्प किया है। तो यू कैन ट्राई। तो फिर आप देखो मैंने ये काफी चीज का बनाया, सब कुछ नहीं बनाया लेकिन जो मेन मैंने वो बनाया। हल्का समझ में आ रही तो है फिर आपको? यस सर, आ रहा है सर। सर केस मेनली स्टडीज कैसे किया होगा? मेनली केस। मेनली मुझे लगता है मिताली ये बात कहना चाह रही है कि एक अपना शॉर्ट नोट्स बनाओ, हम्म। हाँ कि आपकी एक डायरी हो छोटी सी, और वो नॉर्मली क्लासेस के अंदर बोलते भी हैं कि एक छोटी सी डायरी हो, एक आपके उसमें ना सेक्शंस, मतलब जैसे मान लो कोई भी आपने चैप्टर किया, तो उसमें सेक्शंस इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, उसमें उससे रिलेटेड रूल्स हाँ कौन कौन से हैं। यस। तो आपने वो एक साथ अगर लिख लिया ना, तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। होगा क्या, देखो जो मिताली की इस टाइम ये डायरी तैयार है ना, मुझे इतना पता है कि अब जिन बच्चों के शॉर्ट नोट्स ये तैयार नहीं है, वो इस टाइम बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर होंगे, और मिताली इतनी स्ट्रेस में नहीं होगी। रीजन बीइंग क्योंकि मिताली ने पहले हार्डवर्क बहुत कर लिया। ठीक है ना? तो आप ये मत सोचना कि मिताली ने डायरी बहुत इजीली बनाई होगी, इस इनको बनाने में काफी टाइम लगा होगा, बट अब सर जो वो पूरा एक टाइम, हफ्ता लग गया। हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि जो पहले टाइम पूरा एक लगा ना, हफ्ता। अब वो आपको रिजल्ट देगा। थैंक यू सर। ठीक है, तो मतलब बहुत बढ़िया मिताली ने बताया, और आई थैंक होप यू अलका सर। आपको समझ में आया होगा कि कंपनी लॉ के अंदर आप कैसे कर सकते हो सही से। यस यस सर, मिताली मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, केस स्टडीज यस। कैसे सॉल्व करते हो? मतलब कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन होता है कि आपको कंक्लूजन पता रहता है पर प्रोविजंस इतने स्ट्राइक नहीं कर रहे होते हैं और समझ में नहीं आ रहा होता कि प्रोविजंस क्या लिखे, तो क्या करते हो? मैंने देखो केस स्टडीज अब तक मैंने नहीं सॉल्व की है एक भी, मैं बस ऊपर ऊपर जो है वो पढ़ती हूँ, मैंने केस स्टडीज एज सच किया नहीं है। तो अभी जब मैं कंपनी लॉ का पेपर एक बार देखूंगी पास्ट एग्जाम, तो कुछ सोचती हूँ फिर कैसे करना है। मैंने देखो इस के ऊपर थोड़ा वर्क नहीं किया, अभी मैं सर से हम लोग मैं पूछते हैं। थोड़ा बताता हूँ कंपनी लॉ का। यस अगर आपको सर। केस हाँ सर। स्टडी का इश्यूज है ना, देखो केस हम्म। स्टडी आपको जब भी एग्जाम में केस स्टडी आएगी, तो मेरे ख्याल से साकेत ने भी क्वेश्चन पूछा है कि फैक्ट, प्रोविजन एंड कंक्लूजन का फॉर्मेट क्या होगा। मतलब जब भी आपके एग्जाम में केस स्टडी आएगी ना, तो मे बी आपने क्लासेस जहां से भी की ली होंगी, हर टीचर ने बताया होगा कि उस केस स्टडी को लिखने का तरीका होता है। ठीक है? अब यस होता सर। क्या कि हमने कोई केस स्टडी पढ़ी, केस स्टडी पढ़ते ही माइंड में आंसर तो आ गया, कि कंक्लूजन मुझे पता लग गया कि यस या नो, भाई क्या चीज है, करेक्ट है इनकरेक्ट है, वो मुझे देखते ही पता लग गया। बट अब अगर मैं यस या नो लिख के आऊंगा, या करेक्ट या इनकरेक्ट लिख के आऊंगा, उसके नंबर तो मुझे मिलेंगे नहीं, नंबर तो उसका सिर्फ एक है। यस सर। अब सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि जब आपने केस स्टडी पढ़ी, और केस स्टडी पढ़ते ही उसका आंसर आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर ये है, तो आप खुद सोचो कि जो भी आंसर आपको पता लगा, वो किसी ना किसी प्रोविजन को सोच के तो पता लगा होगा ना। यस सर। हाँ सर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं कोई चीज पढ़ रहा हूँ और उसका आंसर मुझे पता लग गया, तो आंसर मुझे तभी तो पता लगा कि मुझे उसका प्रोविजन पता है। यस सर, तभी रियलाइज होता है। हाँ, तो सबसे पहले आपका ये काम होना चाहिए कि सबसे पहले जो भी केस स्टडी बने, उसका सबसे पहले प्रोविजन लिख के आना होता है। ओके सर। सर ठीक पहले है? मतलब
पहले प्रोविजन, फिर फैक्ट और फिर कंक्लूजन। ओके सर। प्रोविजन के अंदर मतलब क्या है कि जो उसने मुझसे केस स्टडी पूछी, वो केस स्टडी किस प्रोविजन से रिलेटेड है, उसका प्रोविजन आपको छोटे छोटे पैराग्राफ में लिख के आना है या पॉइंट्स में लिख के आना है। ओके सर। फिर सेकंड में क्या लिख के आओगे, फैक्ट। फैक्ट का मतलब क्या है, जो उसने केस स्टडी ऊपर पूछी है ना, उसी को शॉर्ट में लिख दो कि फैक्ट के अंदर वो क्या कहना चाहता है। ओके सर। और कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि जो ऊपर प्रोविजन है उसके बेस पे मेरा कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि इसकी कंटेंशन सही है या गलत है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, वो लास्ट में कंक्लूजन में लिखोगे। ओके सर। सर तो मैं ये चीज ट्राई करूंगी। हाँ, तो मेनली केस स्टडी के 3 पॉइंट होने चाहिए। सबसे पहला प्रोविजन, और देन फिर उसका फैक्ट, और फिर लास्ट में कंक्लूजन। सर अब 20 डेज बचे हैं तो कोई स्ट्रेटेजी बता दीजिए, मतलब कैसे एग्जाम बाकी सब्जेक्ट्स को मतलब ध्यान में रखें हम देखो, रिवीजन करने के लिए। 20 डेज के अंदर तो सिर्फ आपकी, वही मैंने बोला कि वही रिवीजन अब करो। अपना एक टाइम टेबल बनाओ अगले एक हफ्ते का, और उसमें वही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर रखो जिसमें आपको बार बार प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ओके और सर। उसका टारगेट बनाओ कि मुझे आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है, और कोशिश करो जो चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो ना, उसके 1 या 2 क्वेश्चन जो पास्ट ईयर में आ चुके हैं वो भी इमीडिएटली सोल्व करके देख लो, ओके सर। ठीक है। और डेली आधा पौना घंटा जरूर निकालो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि नहीं तो फिर लॉ के एग्जाम में बहुत बड़ी दिक्कत आपको आने वाली है। ओके सर। ठीक है अलका। ओके सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ओ, मिताली। ओके इट्स जी, ओके सर, बोलते हैं ना हम लोग सीएस फैमिली है, तो थैंक फिर यू, थैंक यू फैमिली मिताली, को हेल्प की जाती है। थैंक यू मिताली, हाँ, थैंक यू। और सर ने ये भी बोला है कि इंस्टीट्यूट को मजबूर करना है रिजल्ट बढ़ाने के लिए, तो वो हम बिल्कुल सबको ही बिल्कुल करना बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जाम में ऐसा दे के आओ कि इंस्टीट्यूट आपके मार्क्स काट ही ना सके। वही। यस सर। ओके जी, थैंक यस यू। सर। थैंक यू। थैंक गुड यू मॉर्निंग सर। सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग साकेत। हेलो सर, मुझे भी पहले 1 दिसंबर 2019 के पहले इन्होंने जो बताया यही प्रॉब्लम आ रहा था कंपनी लॉ में। हम्म और सर मैंने भी कंपनी लॉ के एग्जाम दिए। हम्म मतलब सर पेपर देखकर पहली बार डर गया, क्योंकि 90% पेपर केस स्टडी बेस्ड था और मुझे उससे पहले पता नहीं था, पहला अटेम्प्ट था मेरा। हम्म। तो मैं एग्जाम पहले देखकर डर गया, लेकिन मैंने अटेंड कर लिया ऐसे ही, जितना आता है उतना करूँ ऐसे ही। अच्छा। तो रिजल्ट के पहले पापा और फ्रेंड्स ने बोला कि, मतलब कुछ मेरे दोस्त लोगों ने बोला कि कुछ कम वैल्यूएशन करके रखो ताकि रिजल्ट अच्छा जितना भी आए बढ़िया है। हम्म तो मैंने 25-30 की वैल्यूएशन कर दी थी कंपनी लॉ को। हम्म। लेकिन सर रिजल्ट आया तब मैं फेल हुआ था, लेकिन कंपनी लॉ का रिजल्ट दिया तो, देखा तो मुझे शॉक हो गया। आई क्लियर इट, 40 मार्क्स आए थे उसमें। अच्छा। मतलब सर मुझे तब याद आया कि सेक्शंस और रूल्स जैसे इन्होंने बताया वो ही हमें लिख कर आना है। मतलब क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई करने की कोशिश करने की कौन सा सेक्शन से क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया देखो, है, वो तो ऑब्वियसली। ऑब्वियसली है यार। आप ये समझ के चलो कि आपके ना, पहली बात तो आपके सीएस के एग्जाम है, सीए के एग्जाम नहीं है। और हम्म सीएस के एग्जाम का मतलब ये होता है कि आपका जो कॉर्पोरेट लॉ है वो आपका सबसे बेस्ट होना चाहिए। हम्म। और अगर उसमें आप कोई दिक्कत करोगे ना, आपको वो नंबर नहीं देगा, किसी भी हाल में नंबर नहीं देगा। तो हाँ। कंपनी लॉ का पेपर तो आपका इतना बेस्ट होना चाहिए ना कि जब वो एग्जाम आपका चेक करे तो वाकई ही उसको फील हो कि आप सीएस के ही बच्चे हो, हम्म ठीक है। बट ये मतलब नहीं है कि बिना बात के सेक्शन घुसा रहे हो, ठीक है, या हम्म। गलत सेक्शन घुसा रहे हो। क्योंकि होता है कि कई बच्चे सेक्शन लिखने के चक्कर में ना गलत लिखाते हैं कि हाँ यार, सर ने कहा था सेक्शन लिखने हैं, सेक्शन लिखने हैं, सेक्शन लिखने हैं, और वो क्वेश्चन किसी और सेक्शन का है, लिख दिया हमने कोई और सेक्शन, तो बिल्कुल ही काटा बच जाएगा। हाँ सर, मुझे भी जब रिजल्ट आया तब याद आया कि उससे पहले मैंने सेक्शंस की लिस्ट बनाकर याद की थी। मतलब वो नंबर्स होते हैं ना, उसको याद की थी। और उसको एग्जाम में दिसंबर 19 के एग्जाम में लिखा था। और मैंने सोचा कि उसकी वजह से ही 40 मार्क्स आए हैं, शायद वेटेज बढ़ा होगा नहीं, सेक्शन वो के तो है अंदर। यार। देखो, सेक्शंस लिखने का इम्पैक्ट जरूर पड़ता है, बट सही हम्म सेक्शन लिखो, और जो आपने हम्म। सेक्शन लिखा है उसके बेस पे आप प्रोविजन भी फिर वहां पे लिख के आओ। हाँ सर, हाँ सर, मैं तो तैयारी करके गया था। मतलब मुझे वो कॉन्सेप्ट को जैसे मैंने पहचान लिया, उससे उसके मुझे सेक्शंस का करेक्ट ध्यान आ रहे थे, इतनी मैंने याद किया था। और तो इस बार तो सर पता चला कि रूल्स वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस हम्म। बार तो 2-3 महीने से उसकी लिस्ट बनाकर याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट याद हो रहे हैं मुझे। और इस बार मैं बहुत सोच रहा हूँ कि उनको लिखकर अंडरलाइन कर दूं ताकि बहुत पेपर बढ़िया, बढ़िया हो। बहुत बढ़िया, लगे रहो बस। मैं ये कहूंगा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, ये एक मेरी स्ट्रेटेजी है। उम्मीद करूंगा इस बार मेरा क्लियर हो जाए। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया जी। हेलो सर। सर हाँ जी वर्षा। सर, यस सर, जैसे अभी हम प्रोफेशनल में हो जाएंगे एक्सी के बाद, तो आपकी सर फेस टू फेस क्लासेस होगी प्रोफेशनल्स के लिए टैक्स की? देखो, वो तो अब कोरोना से पूछना पड़ेगा।
सर एक्चुअली मुझे इतना वेट था कि जब मैं प्रोफेशनल्स में हो जाऊंगी तब मुझे टैक्स की लेनी है आपसे फेस टू फेस, क्योंकि मैंने एक्सी में भी आपसे फेस टू फेस ही ली थी, मुझे समझ ही नहीं हम्म। आएगा ऐसे वीडियोस में। देखो फेस टू फेस क्लास 100% होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, बट वो डिपेंड करता है। देखो कह रहे हैं कि वैक्सीन आ जाएगी जन फेब में, और अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। बट ये जरूर है कि मार्च अप्रैल तक सिचुएशन थोड़ी सही हो जाएगी, तो मे बी फेस टू फेस देखो वो तो है, कंफर्म होगी। अब वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या बोलती है, उसके ऊपर ही है वो तो। सर यस। ठीक है, तो उस टाइम सिचुएशन देखेंगे। अभी तो मेन बस ये ध्यान दो कि भैया दिसंबर में मुझे ये एग्जाम बढ़िया तरीके से निकालने हैं। सर यस सर, मेरा फर्स्ट मॉड्यूल तो क्लियर है क्योंकि मेरी टैक्स में एग्जम्पशन आई थी, बस अब 66 आए थे आपसे लिए। और सेकंड अभी रहता है, तो प्रोफेशनल का वेट है कि आपसे फेस टू फेस ही लेनी है मुझे क्लासेस। बिल्कुल लेनी है, बिल्कुल लेनी है। और सेकंड ग्रुप इस बार बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करो, ठीक है वर्षा? सर यस, थैंक यू सर। यस थैंक सर, यू जी, गॉड ब्लेस हेलो। यू। थैंक हाँ यू जी। सर। हेलो सर। हाँ जी गुड अश्विनी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ आज जा रहे कैसा है हो? सर आप? मैं बढ़िया हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम नालायक? मास्क तुमने नहीं लगाया हुआ। अरे सर अभी मैं घर के पीछे ही आया हूँ क्योंकि सिग्नल नहीं आते ना घर पे, अच्छा। तो अब इधर को आया हूँ पीछे जहाँ पर थोड़े सिग्नल मिल जाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी बोलो। तो एक्चुअली मेरा एक डाउट था, जैसे कि हमको प्रोफेशनल में एक तो एथिक्स का पेपर है हमारा हम्म। और टैक्स है, हम्म। दोनों में पार्ट्स हैं, जैसे पार्ट ए पार्ट बी। हम्म। तो इस सिचुएशन में थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा था कि जैसे सपोज मैंने पार्ट बी स्टार्ट किया, हम्म। तो ये कंपलसरी है कि मेरे को पहले पार्ट बी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करके तब पार्ट ए में आना है, या रैंडमली हम कर सकते हैं इसको attempt? देखो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने पार्ट बी स्टार्ट पहले की है तो कोशिश करो कि पार्ट बी ही पहले पूरा कंप्लीट करो। ठीक है। जी। होगा पता है क्या, देखो ऐसा नहीं है, कोई ऐसा पैटर्न लिखा नहीं है इंस्टीट्यूट ने कि आपको पार्ट बी पहले पूरा करना है या पार्ट ए पहले पूरा करना है। होगा क्या कि अगर आप पार्ट बी के हम्म। मान लो 2 क्वेश्चन किए, फिर आपने पार्ट ए स्टार्ट जी। कर दिया, फिर पार्ट बी का एक क्वेश्चन किया, फिर पार्ट ए हम्म। स्टार्ट कर दिया, होगा क्या जो चेक करने वाला होगा ना वो कंफ्यूजन होगा, उसके माइंड में दिक्कत आ रहेगी। और अगर हाँ वो हाँ चेक हाँ। करते वो पैनिक हो गया ना तो बिना बात के वो नंबर काट सकता है। हाँ। बिल्कुल। ऐसा ऐसा जरूरी है कि मान लो पार्ट बी के अंदर 6 क्वेश्चन है, मुझे 5 आते हैं, मैंने 5 कर दिए, बट एक क्वेश्चन ऐसा है जो मुझे आता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा, हम्म। फिर उस क्वेश्चन को आप लास्ट में कर सकते हो। ठीक ठीक। ठीक है। बट अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन जी आता है, उसका थोड़ा सा भी आइडिया है, तो कोशिश करो उसको साथ में ही करने की। बिल्कुल। सर एक चीज और, कई लोग कहते हैं कि जब शीट लेते हो तो दोनों साइड मार्जिन बनाओ, कई हम्म। लोग बोलते हैं नहीं एक ही साइड मार्जिन बनाओ। मैं कंफ्यूज हूँ इस बारे यार मेरे में अकॉर्डिंग कि तो देखो करना दोनों चाहिए, हमें दोनों साइड मार्जिन बनाना है दोनों साइड मार्जिन तब हम बनाते थे जब हम छोटे बच्चे होते थे। अब हम प्रोफेशनल में हैं, सीएस कर रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग वन साइड मार्जिन रखो, जो आपका इस साइड का मार्जिन है। क्योंकि सेकंड दोनों साइड मार्जिन ना तब होता था कि हमें इस साइड में क्वेश्चन लिखने होते थे। ठीक है। हम्म। अब नॉर्मली प्रोफेशनल एग्जाम में हम क्वेश्चन जो लिखते हैं ना वो बीच में लिखते हैं ऊपर। ठीक है। और वो सबसे बेस्ट होता है। इट मीन बीच अगर में आप, लिखते हैं। हाँ अगर आप बीच में लिख दोगे बड़ा सा, उसके नीचे अंडरलाइन कर दोगे, वो सबसे बेस्ट है। आप सिर्फ एक ही साइड मार्जिन लेके चलो, मार्जिन का जो गैप हो वो बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि इतने बड़े बड़े मार्जिन आपने दे दिए, क्योंकि होता क्या है एक्स्ट्रा शीट लेने वाले बच्चे ना कई बार चालूपंथी करते हैं, क्लेवरनेस करते हैं। हाँ भाई इस साइड इतना मार्जिन दिया, इस साइड इतना मार्जिन दिया, हम्म। अब बीच में जब स्पेस ही छोटा रह गया तो शीट तो भरेगी भरेगी ना। तो भरेगी तो बिल्कुल। एग्जामिनर समझ जाएगा कि भैया ये बच्चा ना सिर्फ शीट भरने के लिए आया और मुझे पागल बना रहा है। ठीक है। तो ठीक। मार्जिन देने का मतलब ये होता है कि हमने पेपर जी। नीट एंड क्लीन करना है, भाई बिल्कुल साफ सुथरा पेपर लगे। मार्जिन देने का हम्म। मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि हमें शीट भरनी है। ठीक तो है। सिंगल साइडेड मार्जिन अच्छा सही है, मेरे कोडिंग पॉजिटिव सिंगल है। साइड ही बेस्ट है, डबल साइड मेरे कोडिंग बेस्ट नहीं है। मेरे कोडिंग आप सिंगल साइड देख के चलो और उसके अकॉर्डिंग पेपर करवाओ। सर एक मेरे को जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ जी। वो ये है कि मैं टेक्स्ट तो निकाल लेता हूँ, ड्राफ्टिंग भी निकाल लेता हूँ, मेरा ओपन बुक फेल हो जाता है। पिछली बार मेरे को डेस्क में 55 आए, ड्राफ्टिंग 47 आ गया, लेकिन ओपन बुक में मेरे को 32 ही आए बस। ये ओपन बुक में ना काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। होता क्या है कि ओपन बुक के अंदर बच्चा क्या करता है, वहां जाके बुक खोलता है, कई बार क्वेश्चन मिलते नहीं है वो वाले। ठीक है। अब वो ढूंढने जी। ढूंढने के चक्कर में टाइम उसका सारा वेस्ट हो जाता है।
ठीक है, तो वहां पे कई बार इंस्टीट्यूट मार्क्स भी नहीं देता, तो उसका बेटर तरीका ये है कि जब भी आप क्वेश्चन ओपन बुक का करो, अगर माइंड में थोड़ा बहुत उस कॉन्सेप्ट का आइडिया है, ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत खुद लिखना स्टार्ट कर दो, जी या कम से कम घर से ना ओपन बुक का ये बिल्कुल मत करके जाओ कि मैं तो वहीं जाके बुक खोलूंगा और वहीं जाके देखूंगा। मतलब कम से कम हमें ये पता हो कि इसमें चैप्टर कौन कौन से हैं, टॉपिक कौन कौन से हैं, ताकि अगर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। बने तुरंत हम वो वाला चैप्टर खोल के उसको देखना स्टार्ट कर दें। मतलब इतना कम से कम आप करके जाओ घर से। जी। ठीक है अश्विनी। और सर जैसे कि राइटिंग का वो आता है, मैं शुरू शुरू में तो मेरे को राइटिंग अच्छी रहती है, मतलब साफ साफ लगता है। जब टाइम निकलते रहता है थोड़ा थोड़ा, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में आने के बाद तो फिर राइटिंग ऐसी होती है, कुछ पता ही नहीं चलता कि मैं कितनी तेज लिख रहा हूँ, फिर राइटिंग मेरी बिगड़ जाती है आगे चल मतलब डॉक्टर जैसी हैंडराइटिंग हो जाती है क्या? नहीं, इतना बुरा भी नहीं कि डॉक्टर जैसी, लेकिन मतलब तेज हो जाता है चिलपिल मतलब आप थोड़ा कहना क्या चाह रहे हो कि डॉक्टर की हैंडराइटिंग बिल्कुल बेकार होती है, नालायक? बहुत। हैंडराइटिंग देखो खराब हो जाती है सबकी, बट कोशिश आप ये करो कि स्टार्टिंग से ना आप टाइम मैनेज करके चलो कि मुझे इस क्वेश्चन के आंसर में इतना ही टाइम देना है, उससे ऊपर नहीं देना। होता पता है क्या, जब हम एग्जाम में जाते हैं हम ना बिल्कुल फ्लो के अंदर होते हैं। हाँ भाई अब एक बार पेपर आंदे, अब दिखा देंगे पेपर वाले को करना क्या है हमें। अच्छा पेपर आया, बिल्कुल एनर्जी में है, जोश में है, तो मेजर टाइम हमने लगा दिया पहले 2 क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, पूरा सजा के हाँ, लिखा, वो होता है। अंडरलाइन किया, बिंदी लिपस्टिक पूरा जबरदस्त तरीके से उसका मेकअप करके आ गए। और जहां तीसरा चौथा क्वेश्चन आया तो हमारी स्पीड फास्ट हो गई। अब एग्जामिनर कहता है यार जो पहले 2 क्वेश्चन इस बच्चे ने किए थे, क्या ये वही बच्चा है जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कर रहा है? मतलब कितना हैंडराइटिंग के अंदर फर्क आ गया। तो उसको ना ये पता लग जाता है कि इस बच्चे ने इंप्रेशन बनाने की कोशिश की है कि हाँ भाई पहले 2 क्वेश्चन बढ़िया कर दूंगा, उसमें नंबर मिल जाएंगे, उसके बेस पे कुछ भी होगा कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर नंबर दे देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो जब भी आप अपने हाथ में एग्जाम लो ना, सबसे पहले आप ये चेक करो इस पेपर में कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और फिर अपने टाइम जी। को ना डिवाइड करो कि मुझे क्वेश्चन नंबर 1 में 5 मिनट से ऊपर नहीं देने, 5 की बजाय 6 मिनट दे दूंगा, बट 6 की बजाय 10 मिनट नहीं दूंगा। तो कोशिश करो कि 6 मिनट में ना उसको समराइज करने की कि भैया इससे ऊपर मुझे नहीं लिखना। ठीक है, तो होगा क्या कि अगर आप जी टाइम मैनेज करके चलोगे ना तो आपका पेपर भी पूरा होगा जी, और पेपर के हर क्वेश्चन में हैंडराइटिंग भी बिल्कुल सेम होगी। सेम होगी। ठीक है अश्विनी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके जी। हाँ जी सर आकाश। आकाश हाँ जी। सर जैसे जैसे पेपर मतलब नजदीक आ रहे हैं ना सर, नींद मतलब ज्यादा आने लगती है। क्यों, क्या चक्कर पता है? ही नहीं सर, पता ही नहीं सर। नींद ज्यादा आने लग रही है मतलब अपने आप नींद आ जाती है बैठे बैठे? यस सर, मतलब नींद ज्यादा आती है सर। कितने घंटे सोते हो दिन में? सर 8 घंटे। 8 घंटे सोते हो, और अब कितनी नींद आने लगी है? सर 8 घंटे के बाद भी ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा और सो जाऊं, थोड़ा सा और सो जाऊं। मतलब अभी मतलब ये लगा लो 8 तो नॉर्मल सोते हो, तो अब 1-2 घंटे और एग्जाम जैसे पास आते हैं तो 1-2 घंटे की और नींद लग जाती है। यस सर। तो अभी 1 दिसंबर है, 20 दिन एग्जाम को बचे हैं, यस सर। तो 20 दिन तक तो मेरे ख्याल से आपका 20 घंटे की नींद स्टार्ट हो जाएगी नालायक। सर इतना नहीं होगा, लेकिन सर नींद ज्यादा आती है सर, 4-5 घंटे की नींद पूरी नहीं होती सर। अगर मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, 8 घंटे की नींद आपकी एज में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मतलब आपके 6 घंटे की नींद होनी चाहिए इस एज में तो यस खास सर। तौर पे। ठीक यस है, सर, सब यही कहते हैं सर। सब यही कहते हैं तो नालायक सब सही कहते हैं ना, आप उसको समझते तो हो नहीं। सब यही यस कहते सर। हैं, सबके कहने के पीछे कुछ लॉजिक है, क्योंकि जितना ज्यादा सोओगे, हाँ ये बात मैं कह रहा हूँ कि हर एक पर्सन की एक बॉडी होती है, उसके बेस पे यस। उसको सोना चाहिए, बट इट डजंट मीन कि वो 12 घंटे सो जाए। यस सर। क्योंकि ये ना आदत पे डिपेंड करता है। अगर मान लो मैंने आदत बना ली है 8 घंटे की, फिर बना ली 9 घंटे की, तो होगा क्या कि जब मैं 10 घंटे की आदत होगी ना, मैं 10 से 6 करूंगा तो मेरी बॉडी उसको देख नहीं पाएगी, बहुत दिक्कत क्रिएट करेगी। यस सर। ठीक है, तो उसका तरीका यही है कि आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो, दिन में चाहे 2 घंटे सो जाओ। ठीक है सर। ठीक है, होता क्या कि आप अभी भी सुबह भी 8 घंटे की नींद लेते हो, फिर आपको दिन में भी 1-2 घंटे की नींद चाहिए, तो बिना बात के 10-11 घंटे की नींद हो गई। यस सर। अब अगर सुबह 8 से 7 घंटे की नींद लोगे ना, जो 1 घंटा आप सुबह जल्दी उठे, तो उसको आप दिन में लगा दो कि चल मैं दिन में 1 घंटा सो जाऊंगा। ओके सर। ठीक है, और अपने खाने की डाइट पे ध्यान रखो। मेनली जो नींद आंखों में आती है ना, वो खाने की डाइट पे बहुत मैटर करता है कि आप खा क्या रहे हो। सर बाहर का तो बंद कर रखा है फिर भी। नहीं, बाहर का बंद कर रखा है, अच्छी बात है, बिल्कुल खाना भी नहीं चाहिए। ऑयली खाना बिल्कुल कम यस। से कम करो। ठीक है, यस सर। हैवी खाना कम से कम करो, रात को हैवी बहुत कम खाना खाओ।
अगर भूख लग रही है तो बेटर ये कि आप दूध पी लो 1-2 गिलास, ओके सर। ठीक है। बट ये बिना बात की 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 रोटियां खाना ना, उससे क्या होगा कि आप कहोगे भाई साहब मैं तो जा रहा हूँ हवा के अंदर, मेरे को नहीं पता लग रहा कि सामने कौन है। यस सर। हाँ, तो उसको ना कंट्रोल कर लगेगा कि जैसे मैंने, मेरी अब नॉर्मल आदत 3 रोटी खाने की है, तो मैंने 2 रोटी खाई ना, पेट बोलेगा कि नहीं यार 1 रोटी और खा ले, यस तो सर। उसको बोलना पड़ेगा कि भैया रुक जा, भी मुझे पढ़ना है, ओके सर। ठीक है। तो उसकी जगह आप 1 गिलास दूध पी लो, वो बेटर है इन रोटी खाने की बजाय ज्यादा। ठीक है सर। ठीक है आकाश। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, डाइट पे ध्यान दो अपनी। ठीक है सर। हेलो सर। हाँ जी, हाँ निकिता बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर जैसे आपने कल बोला था ना कि अभी तो 5 आवर्स सोना चाहिए, अभी तो 5 फिर आवर्स सोना सारे, चाहिए। हाँ मतलब 5 घंटा 20 दिन में खाली 5 घंटे ही सो, हम्म उससे ज्यादा नहीं। हम्म तो मैं 6.5 घंटे सोती हूँ, तो उसको 5 घंटे में कैसे करूँ कि देखो, 5 घंटे सो पाऊँ? 6.5 घंटे या 6 घंटे की नींद भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप उसको थोड़ा थोड़ा, अभी नहीं, बट मैंने जैसे पहले ही बताया था कि आप कभी भी नींद ना एकदम कम मत करो। होता क्या कि जैसे आपने अभी अलार्म लगाया सुबह 6 बजे का या 7 बजे का, उसको 15-15 मिनट जल्दी कर दो। अच्छा सर। मतलब 1 घंटा नहीं, क्योंकि होगा क्या कि जब आप 1 घंटा कभी अपनी नींद को काटोगे ना, तो वो पूरा दिन आपका खराब जाएगा। हाँ जैसे कल मैंने किया था तो मेरे सर में दर्द हो गया, हाँ, तो वही मुझे पता है ना, होगा क्या कि आप मुझे और और गालियां कुछ दोगे, ठीक हुआ यार नहीं। विवेक सर ने कहा था 5 घंटे सोना है, और मैंने तो आज वो काम किया, मेरा तो पूरा दिन खराब कर दिया विवेक सर ने। ऐसा नहीं, 5 घंटे की नींद आपको चाहिए, बट 5 घंटे तक आने के लिए आपको कुछ उसका प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा ना। अच्छा। तो प्रोसीजर क्या है कि अगर आप अभी 6.5 घंटे सो रहे हो, तो कल कोशिश करो आप 6.25 घंटे सोने की, मतलब 15 मिनट का सिर्फ अलार्म में गैप रखो। अच्छा। फिर 15 मिनट और कम कर दो 1-2 दिन के बाद। अच्छा। तो होगा कि 15-15 मिनट ना शरीर हमारा झेल जाएगा, बट शरीर हमारा 1.5 घंटा एकदम नहीं झेलेगा, कल जैसे नहीं हुआ, क्योंकि उसको आज जैसे सो गई। ऑब्वियस सी बात है ना, उसको आदत बन चुकी है। अब अगर आपकी आदत है कि भैया मुझे, मान लो सुबह मैं 2 पराठे खाता हूँ, मेरी आदत 2 पराठे खाने की है, आप अगर 2 की बजाय कोई पराठा सुबह खाओगे ही नहीं, तो आपके शरीर खराब होगा ही होगा। हम्म। आप 2 की बजाय 1.5 कर सकते हो, बट 2 की बजाय आधा नहीं कर सकते। यस सर। तो वही है, हर चीज का प्रोसेस होता है कि हमें उसको कम कैसे करना है। ठीक है सर। सर और है ना, जैसे अभी एक दिन में कितने सब्जेक्ट को कितने आवर्स में डिवाइड करूं? वो आपका डिपेंड करता है कि आपकी अभी सिलेबस कितना बचा हुआ है। मतलब मैं कहूंगा कि एक दिन में आप कम से कम 3 पेपर तो अब लेके चलो, ठीक है। ठीक है सर। 3 पेपर लेके चलो, और कम से कम इस टाइम आपकी सेटिंग लास्ट के 20 दिन में होनी चाहिए, कम से कम भी 14 से लेके 16 घंटे की, अच्छा सर। कम से कम भी इतनी होनी चाहिए। 5-6 घंटे की सीटिंग नहीं चाहिए इस टाइम बिल्कुल भी, किसी भी हालात में। क्योंकि अब सुन लो अच्छा ध्यान सर। से, आपको लग रहा है कि आपकी रिवीजन सही चल रही है, बट इस टाइम बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट के 20 दिन में 16-16 घंटे की सीटिंग देते हैं, जिन्होंने पहले 5 घंटे की सीटिंग दी होगी, बट उस 5 घंटे को 20 घंटे में 16 घंटे में कन्वर्ट कर देंगे। अब फिर वो आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो कम से कम भी सर 14-16 घंटे की सीटिंग देके चलो। सर जैसे टैक्स में प्रोविजंस और है ना एमसीक्यू दोनों करना पड़ेगा एक दिन में, तो एक दिन में टैक्स में कितना दे कि प्रोविजंस में 2 घंटे दे और फिर एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए 1 घंटे, मतलब कैसे करे ये? टैक्स को दिन में आप 4 घंटे देके चलो। 4 घंटे। हाँ, वो चाहे 3 घंटे प्रोविजन में या 1 घंटा एमसीक्यूज में, वो डिपेंड करता है कि हम्म, आज आप चैप्टर जो कर रहे हो वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, अच्छा। उसके बेस पे आप डिसाइड कर दो। बट हाँ, ये फिक्स कर दो कि मुझे टैक्स को 4 घंटे देने ही देने हैं। और टैक्स में सर जैसे जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स दोनों दोनों करे एक दिन में या फिर कैसे करे? नहीं जैसे नहीं 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 नहीं, पहले एक ही खत्म करो, या तो पहले जीएसटी एक खत्म हो गया करो। जीएसटी हो गया, खाली सर 3-4 चैप्टर बाकी जो अभी आपने बोला है कि थर्सडे को जो रिवीजन देंगे, हाँ, तो आप फिर और ऐसे हो रिवीजन, गया है। आप इनकम टैक्स की रिवीजन स्टार्ट कर दो फिर दोबारा से। और इस पे जीएसटी कब फिर स्टार्ट करूं? जीएसटी फिर बाद में, जब इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा। टारगेट लेके चलो कि मुझे इस हफ्ते में इनकम टैक्स पूरा खत्म करना है। सर इस हफ्ते में कैसे होगा, इतना बड़ा इनकम टैक्स है? नहीं नहीं, आपको देखने से लग रहा है ना, अब आप कम से कम 2 रिवीजन तो कर ही चुके होगे, हाँ। ठीक है ना। तो आपको देखने से लग रहा है 8 दिन बहुत है। आप मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हो इतना लंबा इनकम टैक्स है, तो एग्जाम से एक दिन पहले कैसे करोगे सारा? तो भी तो आप वो आपका करोगे ही ना। मैराथन। हाँ, तो आपको अभी से उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, 8 दिन में मुझे इनकम टैक्स कैसे खत्म करना है, उसका बैठ के शेड्यूल बनाओ। अच्छा। हम्म
ठीक, तो सर ऐसा करें कि एक दिन में वैसे आज जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट ले ले, फिर कोई छोटा छोटा चैप्टर ले ले जैसे सेट ऑफ और ये से, फिर एक दिन में 3 चैप्टर हो जाएंगे। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट, रेजिडेंशियल हो गया, ये दोनों एक दिन में कर तो लिए। रेसिडेंशियल तो बड़ा है। नहीं नहीं, बड़ा कहाँ है, सिर्फ उसके अंदर एक ही तो प्रोविजन है, सेक्शन 6 वाला। हाँ। बाकी तो इतना कुछ है ही नहीं ना। तो हम्म। उसको बड़ा मत बोलो, रेजिडेंशियल बिल्कुल बड़ा चैप्टर नहीं है, ये आपने बनाया हुआ बड़ा, एक्चुअली में वो कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। अच्छा ठीक है, तो ठीक है सर, आज 2 चैप्टर ले लेती हूँ। ठीक है जी, थैंक यू सर। ओके जी। चलो जी, और किसी का कोई क्वेश्चन जी? हेलो हाँ जी सिद्धि। सर, अभी क्या पढ़ना, मेरा प्रोफेशनल न्यू सिलेबस है और मैं केस फर्स्ट ग्रुप दे रही हूँ, तो मतलब 3 सब्जेक्ट की तो टाइम तो मिल जाता है अच्छा हर सब्जेक्ट के लिए। तो अभी इनकम टैक्स में क्या पढ़े, प्रोविजन ही पढ़ते रहे या नहीं प्रैक्टिस करे, क्वेश्चन सॉल्व करे? नहीं नहीं, टैक्स में प्रोविजन के साथ प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। जो पास्ट ईयर के जितने भी सीएस के क्वेश्चंस हैं उसको जरूर प्रैक्टिस करके जाओ। हाँ हाँ सर, वो तो सब कर लिया मैंने, बट जैसे सॉल्व करके नहीं देखा, बस एक बार क्वेश्चन देखा और फिर बस ऐसे नहीं, ही वो गलत है ना, ओरली सॉल्व कर लिया। वो गलत है। मतलब कोशिश करो कि डेली एक क्वेश्चन हाथ से सोल्व करने की, कि एक क्वेश्चन में टाइम कितना लग रहा है वो भी तो देखो आप। मतलब पूरा प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। डेली नहीं कह रहा, बट कम से कम एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हफ्ते में 2 बार सोल्व करके जरूर देखो कि टाइम कितना लग रहा है। ओके। पूरा प्रॉपर जैसे आप एग्जाम में सोल्व करके आओगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ना, ये टेस्ट देने या मॉक टेस्ट देने ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपका रियलिटी चेक करवाते हैं। और जब तक आप अपना रियलिटी चेक किए बिना एग्जाम में जाओगे तब तक आपके नंबर नहीं आएंगे, फेलियर ही हाथ में लगेगा। ठीक है, तो सबसे मेन होता है कि अपनी रियलिटी को देखना कि हम एक्चुअल में कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, और वो तभी पता लगेगा कि अगर 3 घंटे का पेपर अगर हम घर में अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसको अटेम्प्ट करने के अंदर हमें दिक्कत आ रही है, तो कंफर्म है कि एग्जाम के अंदर भी दिक्कत आएगी, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर और घर में जो पेपर सोल्व करोगे उसका प्रेशर जमीन आसमान का फर्क होता है। यस सर। तो उसकी प्रैक्टिस घर से ही करके जानी है। तभी मैं कह रहा हूँ कि कोशिश करो हफ्ते में 2 या 3 क्वेश्चन हाथ से प्रैक्टिस करके लिख के देखो, ताकि पता लगे कि भैया एक क्वेश्चन करने में इतना टाइम मुझे लग रहा है। अच्छा। हम्म और सर, ये जो भी न्यू मॉड्यूल आया, मतलब मॉड्यूल वैसे तो 11th नहीं हमारे लिए, बट उसमें जो क्वेश्चन चेंज हुए हैं वो भी प्रैक्टिस करें। कौन से क्वेश्चन? नहीं 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 जो नहीं, मॉड्यूल इंस्टीट्यूट ने तो वो बोल दिया ना कि जो अमेंडमेंट्स जो उसने मॉड्यूल के अंदर डाली हैं वो भी दिसंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो उसमें क्वेश्चन दिए वो भी नहीं करें? क्वेश्चन उसमें ना ये ध्यान रखना कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, बट ये ध्यान रखना कि वो जून 21 के अमेंडमेंट के साथ ना हो। इससे बेटर ये है कि जो हमने स्टूडेंट दरबार के अंदर क्वेश्चन किए हैं वो आप कर लो। हाँ, वो तो कर लिए थे सर। बस ठीक है, उसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करो, और कुछ नहीं बस। और सर, ये एग्जाम में जो गैप्स मिलते हैं उसमें क्या करें? उसमें मतलब ऐसा लगता है कि एक बार काश पूरा सिलेबस कवर हो जाए, ताकि वो एग्जाम में क्विक जल्दी से याद आ जाता है। एग्जाम के बीच में जो टाइम मिलता है आपको, हाँ। उसके अंदर तो आपको वही देखनी है, या तो किसी की मैराथन देख लो, आप रिवीजन क्लास देख लो फटाफट से, या वो टॉपिक देखो जिसमें आपको लगता है कि हाँ भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक लिस्ट आपने बनाई रखी हो कि ये टॉपिक मुझे एग्जाम टाइम से पहले जरूर एक बार पढ़ के जाने हैं। ठीक है, जैसे मैं नॉर्मली क्लास के अंदर हर बार बोलता हूँ कि हमारा डायरेक्ट टैक्स का पेपर सीए फाइनल का, उस टाइम मुझे अभी तक याद है कि मैंने कोचिंग ली थी विनोद गुप्ता सर से, और विनोद गुप्ता सर के ना उस टाइम 11 से 12 मॉड्यूल आते थे, मतलब 11 से 12 बुक आती थी, और हर बुक में 500 पेज होते थे, तो मतलब 6000 या 7000 पेज का हमारा डायरेक्ट टैक्स था पूरा। अब उस 7000 पेज को मैंने कंसाइज कर दिया था 100 पेज के अंदर। अब सोच के देखो, उस 7000 पेज को जब मैंने 100 पेज में कंसाइज किया तो मुझे कितना टाइम लगा होगा। बट मुझे इतना पता है कि उस 100 पेज ने ना मुझे एग्जाम मेरे निकलवाए हैं। मतलब एग्जाम से पहले हर दोस्त मेरा, हर बच्चा टेंशन में था, यार इतने पेज कैसे करें। मुझे टेंशन ये थी कि मुझे 100 पेज करने हैं बस। अच्छा, वो तो आपकी वजह से, मतलब ये टेंशन तो नहीं, क्योंकि आपने इतने अच्छे नोट बनाए क्लास में। तो मतलब मैं कह रहा हूँ उस नोट्स का भी एक समरी हो कि मुझे एग्जाम से पहले ये पॉइंट जरूर पढ़ के जाने, इस पॉइंट को मैं स्किप नहीं कर सकता। जैसे मैंने अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बना के डाले हैं प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव दोनों के, तो वो टॉपिक तो आपने जरूर करके जाने हैं। जैसे मुझे 2 दिन का गैप मिल रहा है टैक्स में, क्योंकि 2 पेपर नहीं केवल फर्स्ट ग्रुप है।
हाँ तो बस फिर ठीक है, फिर तो 2 दिन के अंदर अपना पूरा जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं वो तो करके ही जाओ। हाँ। उसके अलावा अगर कुछ एक आधे क्वेश्चन देखने हैं इंपॉर्टेंट अगर आपको लगते हैं वो देख लेना साथ में। अच्छा। ओके सर। ओके जी। हाँ जी, और कोई डाउट जी? सर पेपर पोस्टपोन तो नहीं होंगे ना? पेपर पोस्ट होने के चांसेस मेरे अकॉर्डिंग तो 0% है। हाँ, नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए वो तो हमारे हाथ में नहीं है, बट चांसेस 0% है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर सीए वालों के पेपर कंप्लीट हो गए हैं अच्छे से और सही तरह से, कोई बीच में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ या कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई कि ये प्रॉब्लम आ गई थी, ये था वो था वो था, तो मेरे अकॉर्डिंग सीएस वाले भी ले लेंगे। अब वो आपके ऊपर है कि आपको अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए देने जाना है नहीं देने जाना, ठीक है ना? क्योंकि हाँ, अगर वो तो सेफ्टी है। है, सब कुछ है, तो बिल्कुल देने जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। बट हाँ, अगर सेफ्टी नहीं है या तैयारी नहीं है, ठीक है, फिर तो बात ही अलग है। नहीं सर, मेरा इश्यू थोड़ा अलग था इसके लिए, क्योंकि वो मैंने बताया था ना, डॉटर के यूपीएससी के एग्जाम्स हैं, तो वो डेट्स नहीं क्लैश हो। मेरा रीजन बस यही था पूछने का, अच्छा अच्छा, नहीं मेरे इसके लिए। अकॉर्डिंग पोस्टपोन नहीं होंगे, कंफर्म होंगे एग्जाम तो। अच्छा अच्छा, नहीं वो सर फार्मर्स का कुछ चल रहा है ना, उसके लिए। वो तो आप 1-2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, अभी वो इतना बड़ा इशू नहीं है। आज मेरे ख्याल से दोबारा उनकी मीटिंग है, वो इतना लंबा नहीं जाएगा इशू, आराम से खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा। वो ओके, गवर्नमेंट इतना इतना टाइम नहीं लगाएगी उस पे। फिर तो होंगे, ठीक है। हाँ, चलो जी, और बताओ जी। सर हेलो। हाँ जी मिताली। सर ये मुझे डायरेक्ट टैक्स का पूछना था आपको। हम्म। सर अभी टैक्स में सर जब हम करते हैं तो रिवीजन या जो भी करना है सर, तो स्टार्ट कैसे करना है? मतलब पहले 5 हेड्स कर ले, फिर बेसिक करे, फिर स्मॉल टॉपिक्स, या पहले स्मॉल टॉपिक्स? तो सर वो सीक्वेंस बताओ ना कि कैसे करे, क्योंकि देखो, कभी कभी सर 5 हेड्स बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं, तो फिर तो मतलब बताओ। पहले जब भी आप रिवीजन स्टार्ट करो, सबसे पहले तो आपका वही हो बेसिक कॉन्सेप्ट और रेजिडेंशियल स्टेटस, हम्म। ठीक है? उसके बाद फिर आपको करने हैं, अब डिपेंड करता है कि आपने पहले कितनी बार रिवीजन की है। हाँ। अब अगर आपने पहले एक बार रिवीजन की है हम्म। तो फिर तो पहले उठा लो 5 हेड, ओके। ठीक है? और 5 हेड के अंदर ऐसा नहीं है 5 हेड सारे एक साथ करने हैं, ठीक है? हम्म। अब मेन मेन हेड जो है, जैसे मान लो सैलरी है, पीजीबीपी है और कैपिटल गेन है, ये 3 हेड सबसे इंपॉर्टेंट हैं। ओके। तो इन तीनों को आप पहले करो, चाहे अदर सोर्स और हाउस प्रॉपर्टी आप बाद में भी कर सकते हो, अच्छा। ठीक है? उसके बाद ये 3 हेड कंप्लीट करने के बाद फिर आप आओ मिसलीनियस। मिसलीनियस के अंदर भी इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? डिडक्शन हो गया, हम्म। सेट ऑफ का चैप्टर हो गया, ठीक है, हम्म। रिटर्न का चैप्टर हो गया और हाँ। टीडीएस वाला चैप्टर हो गया। ये आपके इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, ओके। ठीक है? उसके मतलब आपका ना सीक्वेंस ये हो, मतलब जो अगला मेरा सीक्वेंस है ना वो डिपेंड करता है कि उससे पहले मैंने कितनी बार पढ़ा है। बट आप अच्छा। ये मत सोच के जाना कि मैं 5 हेड छोड़ के जा सकती हूँ या नहीं, क्योंकि 5 हेड के हाँ। बिना पेपर सोल्व नहीं होगा, हाँ। ठीक है? तो ओके। उस हाँ पे आपको सर। टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, और बताओ जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? बैलेंस तो लें। हाँ जी, और किसी के विचार, कोई प्रॉब्लम किसी को आ रही हो? हाँ जी हाँ जी अश्विनी, सर। हाँ जी अश्विनी। सर एक चीज मैं पूछना मांग रहा था, जैसे मैंने 3 बार तो अपना ऑलरेडी रिवीजन कर लिया सब सब्जेक्ट्स का। हम्म। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये जो टाइम बचा है इसमें केवल पास्ट पेपर सॉल्व करूं हर एक उसके, क्योंकि बार बार वही चीज रिपीट रिपीट करूंगा तो कुछ मतलब बोरिंग जैसा लगेगा। नहीं, बिल्कुल बेस्ट सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो। जो आपके पास पेपर है उनको आप अच्छे सोल्व करो, बहुत बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है। वो चीज में सोचा था, मैंने कहा राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अपने को आइडिया भी आ जाएगा कि कैसा क्वेश्चन था, क्या आंसर लिखना था। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके अश्विनी। सर हाँ जी। सर ये अभी पढ़ाई को छोड़ के आपसे कुछ पूछना था सर। अभी जैसे हम ये प्रोफेशनल में है और अभी हम लोग को इंटर्नशिप भी करना रहता है, हम्म। तो सर आप क्या रिकमेंड करोगे कि एग्जीक्यूटिव के बाद इंटर्नशिप करके फिर प्रोफेशनल में जाना चाहिए, या साथ में करना चाहिए, या पहले लगे हाथ है तो प्रोफेशनल कर लेते फिर इंटर्नशिप करना चाहिए? देखो क्योंकि सीए वालों को तो मैं तो पहले ही रहता है ना। हाँ, मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आपको एग्जीक्यूटिव के बाद अच्छी जगह ट्रेनिंग मिल रही है,
हाँ और आपकी एज अभी इतनी नहीं है, हाँ ठीक है। होता क्या देखो, जैसे अगर आपकी 19-20 साल की एज है और ट्रेनिंग बेच जगह मिल रही है तो बेस्ट है साथ साथ करो, ठीक है। ओके। क्योंकि अभी आपकी सीखने की एज भी है और ट्रेनिंग भी अच्छी जगह मिल हम्म। रही है, और आपको ना प्रेशर भी नहीं है कि यार मेरी एज 24 साल हो गई, मेरी एज 25 साल हो गई है, अब अगर मैं ट्रेनिंग करूंगा मेरे एग्जाम रह गए तो 27-28 साल हो जाएगी। नहीं सर, अभी तो 23 साल है तो हाँ, ठीक है मतलब। तो मतलब नहीं, मैं बता रहा हूँ क्योंकि लोगों के ना हाँ होता हाँ, क्या है, यस ये माइंड सर। में चलता है, ऑब्वियस सी बात है, देखो सिंपल सी बात है, चाहे आप बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, बट घर वालों का एक एज के बाद गर्ल्स के ऊपर प्रेशर आ ही जाता है। यस सर, वो तो बहुत बहुत सही बोला आपने। तो वो होता क्या है उस टाइम ना, फिर हमारा माइंड स्ट्रेस फील करता है, यार अब मैं क्या करूं। हम्म। तभी मैंने बोला कि अगर एज है, घर वालों का पूरा सपोर्ट है और ट्रेनिंग अच्छी जगह मिल रही है तो सबसे बेस्ट है साथ साथ करो। ओके। हाँ, अगर एज आपकी थोड़ी ज्यादा है या घर वालों का सपोर्ट नहीं है, घर वालों को जल्दबाजी हो रही है, नहीं जी नहीं अभी शादी करनी है 1-1.5 साल के बाद, ये तो पता नहीं कितना टाइम चलेगा, ये लड़का दोबारा ऐसा नहीं हम्म। मिलेगा वैसा नहीं मिलेगा, हाँ ये हाँ 100 चीजें हो हाँ। जाती हैं। या। तो फिर तो भैया फिर पहले राइट। सीएस निकालने की कोशिश करो, ताकि उसके बाद ट्रेनिंग कर लेंगे, ससुराल जाके कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, अभी कैसे ना, अभी हम लोग एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं तो हम लोग पढ़ रहे हैं जैसे, तो फिर अगर ट्रेनिंग बीच में करेंगे तो वो एक होता है ना, हमें इनकम भी होना थोड़ा बहुत शुरू हो जाता है उसमें। बट तो नहीं सर नहीं, ऐसा नहीं होगा कि। इनकम के ऊपर मत गिरना, सिर्फ इनकम के बेस पे मत जाना, क्योंकि अगर आप इनकम के बेस पे ये सोचो कि चल मुझे इनकम आ जाएगी और इसलिए मैं ट्रेनिंग कर लूं, नहीं। हाँ, अगर नहीं नहीं घर, सर, वो नहीं मैं बोल रही। हाँ, सर मैं ये बोल रही हूँ कि अभी कैसे, अभी समझो मैंने प्रोफेशनल से पहले ट्रेनिंग लिया तो एक आदत हो जाती है ना कि चलो कुछ कमा रहे तो थोड़ा अच्छा भी लगता है कि कुछ हम लोग कर रहे हैं। हम्म, तो सर उसके बाद अगर प्रोफेशनल में गए तो ऐसे नहीं होगा कि अभी वो एक वो छूट ही गया, मतलब वो स्टडी का जो एक कैसे एग्जीक्यूटिव फ्लो में रहता है ना, नहीं 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 और नहीं, बीच में ये अगर ट्रेन बहुत, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बहुत गलत सोच है। तो देखो सीए वाले भी तो करते हैं ना, हाँ वो भी है। सीए वाले भी तो करते हैं ना, हाँ ये ना राइट सीएस के राइट, यस सर। बच्चों के माइंड में पता नहीं कौन गलत, क्योंकि मैंने, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, कई जगह ऐसा हाँ डाला जाता है कि आपका फ्लो टूट जाएगा। मैं हाँ एक बात कह सर, रहा हूँ, यस सीए वाले सर। भी तो कर रहे हैं, वो भी तो सीए बन रहे हैं, और वो हाँ तो वो भी उनकी है। उनकी ट्रेनिंग तो बहुत हार्ड होती है सीएस से, सही बता रहा हूँ। बहुत, यस यस। तो उनके भी रैंक आते हैं, वो भी क्लियर करते हैं। तो ये होता क्या कि हम्म। हमने अपने शरीर को ना वैसा ही बना लिया कि यार मेरा फ्लो हाँ। टूट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रेनिंग जहाँ करोगे वहां पे भी आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा, अच्छा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि पढ़ने का टाइम मिलेगा नहीं, सुबह आप पढ़ सकते हो, अर्ली मॉर्निंग पढ़ सकते हो, लेट नाइट पढ़ हम्म। सकते हो। हाँ, वो बात अलग है कि 2-3 साल का पूरा स्ट्रगल रहेगा, हाँ ठीक है। बट हाँ, अगर ये दो वो तीन भी साल है। आपने सही तरह से निकाल दिए तो आपका पैकेज बहुत बढ़िया लगेगा। यस। हम्म। सर सीएस के बाद लॉ करना आप रिकमेंड करते हो या क्या, मतलब मैं आपका क्या तो सजेशन है? रिकमेंड सीएस के बाद नहीं करूंगा, अगर जब तक अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं है और अगर रेगुलर कॉलेज अच्छा हो तब जाके देखना। अगर प्राइवेट या कोरस्पोंडेंस या कहीं से, वो बेकार बातें मत करना। सीएस की डिग्री अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, क्योंकि सर अभी अभी तो बहुत वैसे ही रोटेटर, जैसे आपने बोला कि सीएस के साथ ये करो वो करो, लॉ करो, एमबीए करो, ये भी कर सकते हो, तो वो सब। वो कर सकते को, करने में तो कुछ भी कर सकते हो ना, बट अपने आप से हमें पूछना है ना कि मान लो, हाँ अब वो सोच भी है। सिंपल सी बात है, मैं सीएस कर रहा हूँ, ठीक है, साथ में बीकॉम कर रहा हूँ कोर्सपोंडेंस, साथ में एमकॉम कर रहा हूँ कोर्सपोंडेंस, तो जिस दिन मैं सीएस बन गया ना, ये बीकॉम एमकॉम की वैल्यू 0/0 है। हाँ क्योंकि मैंने वो भी है। बीकॉम जो की है रेगुलर कॉलेज से नहीं की, एमकॉम जो की है रेगुलर कॉलेज से नहीं की, तो भैया वो तो एक डिग्री है सिर्फ। राइट। क्योंकि जब तक आप घर से बाहर किसी रेगुलर कॉलेज में नहीं जाते या कहीं काम करने नहीं जाते, तो बाहर लोगों के साथ कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, क्या वे ऑफ टॉकिंग होना चाहिए, क्या वे ऑफ कम्युनिकेशन, हाँ आपको पता ही नहीं लगता। राइट। आप तो अपना धुन में अपने घर की धुन में जीते हो, जी हमारे घर में तो ऐसे बातें होती हैं, आस पड़ोस में ऐसे बातें होती है, तो हम्म। बाहर भी ऐसे बातें होती होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम्म। ऑफिस की दुनिया बिल्कुल अलग है, और बाहर बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है। तो ये सिर्फ डिग्री है कि बीकॉम या एमकॉम, अगर सीएस हो गई तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ओके सर, और एक लास्ट चीज पूछनी थी। हम्म। सर एक्चुअली ना सर, मतलब मेरे आसपास ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने ऐसे अचीव किया लाइफ में, मतलब जैसे चाचा है या कोई ऐसे है। तो सर कभी मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने कैसे किया, आपने कैसे स्ट्रगल किया, जो भी है, या फिर इतना आपने जो अचीव किया हाई लेवल पे वो कैसे किया, तो सर जनरली मुझे यही जवाब मिला है कि मैंने तो इतना सोचा ही नहीं था, मैंने तो बस इतना सा ही चाहा था लेकिन मुझे इतना कुछ मिल गया। तो सर देखो, मतलब अभी हम जैसे कोई बड़े बड़े ड्रीम्स देख रहे, तो सर क्या ड्रीम्स छोटे ही रखने नहीं नहीं चाहिए नहीं, या ड्रीम, मैं देखो सर? सिंपल सी बात कहता हूँ, मुझे ना समझ नहीं आता कि लोग जब सक्सेसफुल हो जाते हैं, मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं,
वो ना ये बोलते हैं यार मुझे तो पता ही नहीं था ये होगा, या हाँ सर, मेरा तो प्लान ही नहीं था, मेरे को तो इसने हाँ घिसा दिया यस था, सर, मैं तो वैसे आगे बढ़ता चला गया। मुझे नहीं यस लगता कि वो एक्चुअल में रियलिटी है। देखो सिंपल सी बात है, कभी भी आप अगर सक्सेसफुल होते हो तो उसके पीछे हार्ड वर्क बहुत लगता है। बहुत रहता है, ठीक है। राइट। अब अगर आज रैंक होल्डर, मान लो मेरा रैंक आ गया, और मैं रैंक लेने के बाद ये बोल दूं यार मैंने तो तैयारी इतनी तो की नहीं थी, मेरा रैंक आ गया, नहीं, ये गलत चीज है। हाँ होता क्या, फिर सामने वाला कहता है कि भाई साहब इसका तो बिना पढ़े रैंक आ गया, मैं इतना पढ़ रहा हूं राइट, तो मेरा क्या होगा। हाँ तो सिंपल सी बात ये है कि हर एक बंदा स्ट्रगल करता है। हाँ वो बात अलग है कि स्ट्रगल के साथ साथ ना कई बार किस्मत, तो वैसे मैं किस्मत को कम ही मानता हूँ, बट कई बार होता क्या कि स्ट्रगल वो सही डायरेक्शन में कर जाता है बस। हम्म। ठीक है, अगर सही डायरेक्शन में स्ट्रगल होनी स्टार्ट हो जाए ना तो उसमें एफर्ट थोड़े कम लगते हैं बट रिजल्ट बढ़िया आता है। ओके, जैसे अभी आपने मेरे ख्याल से मिताली आपने ही दिखाया था वो हाँ कंपनी हाँ, कंपनी लॉ का सेक्शन। यस 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 अब ये सर, देखो ये डायरेक्शन ना सही है। अब लोग क्या कर रहे हैं, कंपनी लोग पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, और एक बच्चे के ना माइंड में आ गया, जैसे मैंने सेशन दिया और मैंने बोल दिया कि आप ना शॉर्ट नोट्स तैयार करो, तो बच्चे के माइंड में हम्म पहले दिन आ गया भाई शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। अब हम्म, बच्चे ने क्या किया, डेली आधा घंटा लगाया, शॉर्ट नोट्स तैयार करे, और 2 महीने के बाद उसकी एक नोटबुक तैयार हो गई शॉर्ट नोट्स की। ठीक है। अच्छा, अब हम्म, वो शॉर्ट नोट्स पे थोड़ा बहुत टाइम लगा रहा है, बाकी सारे बच्चे पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, हाँ ये जब शॉर्ट नोट्स पढ़ा, इसका आ गया रैंक। अब हाँ ये सोच रहा है यार मैंने इतना हार्ड वर्क तो किया नहीं था जो मैं दूसरों को देखता था, और मेरा रैंक आ गया। दूसरे यस, वाले कहते हैं यार मैं तो लगा रहता था, मेरा रैंक क्यों नहीं आया। आपने कभी ये नहीं देखा कि जो उसने वो शॉर्ट नोट्स तैयार किए ना, वो बिल्कुल सही यस, डायरेक्शन में अपना हार्ड वर्क ले गया। अच्छा, तो हार्ड वो वर्क भी है, आपका सही डायरेक्शन में जाए बहुत बड़ी चीज होती है। ओके बट सर, इन बातों पे बिल्कुल विश्वास मत करना कि मैं इस मुकाम पे पहुंच गया और मुझे यकीन ही नहीं था कि मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। हाँ हार्ड वर्क हर बंदा करता है, उसको पता नहीं लगता, बस कई बार क्या होता है उसका हार्ड वर्क सही डायरेक्शन में जाता रहता है। हाँ, क्योंकि सर ये सुन के ऐसा लगता है कभी कभी इतने बड़े बड़े ड्रीम्स नहीं देखने चाहिए, छोटे छोटे देखो तो वो कंप्लीट हो ड्रीम जाएंगे, नहीं तो है, फिर देखो कभी कभी ये ख्याल आता है। सिंपल सी बात है, ड्रीम अगर बड़े रखोगे तो कम से कम वो पूरा नहीं होगा, उससे निचले वाला पूरा होगा। हाँ ठीक है। वो तो है, और अगर ड्रीम रखोगे ही छोटा तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर अगर वो बात ही पूरा नहीं होगा खत्म है, तो फिर राइट, वो भी है, तो ड्रीम अच्छे रखो हमेशा। यस, ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके जी। चलो अपना फिर कल मुलाकात करेंगे हम दोबारा से 11 बजे। उसकी मीटिंग आईडी मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने यूट्यूब के कम्युनिटी फोल्डर पे डाल दी है। और कल फिर मैं अनाउंसमेंट करूंगा कि हमारा रिवीजन और डाउट सेशन थर्सडे को या फ्राइडे को कब होगा। कोशिश है कि मैं थर्सडे को ही ले लूंगा। ठीक है जी। तो बस अपना ध्यान रखो, तैयारी अच्छे से करो, और माइंड में डिस्ट्रैक्शन कम से कम रखो, और हार्ड वर्क करते रहो बस। अब तो मेरे ख्याल से 18 या 19 दिन बचे हैं, तैयारी अच्छे से करना। ठीक है। सर आप भी जल्दी ओके ठीक सर, हो यस जाओ, सर। बिल्कुल जी बिल्कुल सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी। चलो ओके जी, बाय बाय टाटा, थैंक यू सो बाय मच। सर। जय हिंद। बाय सर, थैंक जय यू हिंद सर, सर, बाय। थैंक यू। जय हिंद जी, लव यू सो मच, बाय बाय।